मेरी विदाई के लिए जैसे ही मैंने माँ के पैर छुए, उन्होंने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, रुको, अभी इसकी विदाई नहीं होगी। अगले ही पल उन्होंने सबके सामने ऐसी बात कही कि पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया और मुझे पहली बार लगा कि मेरी अपनी माँ मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। मेरा नाम काव्या है। उस दिन मेरी शादी थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की हंसी, शहनाइयों की आवाज़, माँ की आंखों में आंसू और पापा के चेहरे पर मुस्कान। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा हर लड़की अपनी शादी के दिन देखना चाहती है। दूल्हा आदित्य मेरे सामने बैठा था। हमारी यह अरेंज मैरिज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हुई बातचीत ने मुझे इतना भरोसा ज़रूर दिला दिया था कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। सातों फेरे पूरे हुए। सिंदूर, मंगलसूत्र और सभी रस्में भी खत्म हो गईं। अब सिर्फ विदाई बाकी थी। मैंने आखिरी बार अपने घर को देखा। यही आंगन जहाँ मैंने चलना सीखा था, यही दीवारें जहाँ मेरी बचपन की ऊंचाई के निशान आज भी बने हुए थे। मेरी आंखें भर आई। मैंने सबसे पहले माँ के पैर छुए, लेकिन जैसे ही उठने लगी, माँ ने मेरा हाथ छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर आदित्य के परिवार की तरफ और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, 1 मिनट, अभी काव्या की विदाई नहीं होगी। पूरे मंडप में अचानक सन्नाटा छा गया। पंडित जी भी चुप हो गए। रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने हैरानी से पूछा, माँ, क्या हुआ? लेकिन माँ ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने आदित्य की माँ से कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कौन सी बात? मुझसे भी छिपाई गई कौन सी बात? पापा तुरंत बोले, सविता, अभी नहीं, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन माँ ने पहली बार पापा की बात काट दी। नहीं, अगर आज नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद शादी में कोई बड़ी परेशानी आ गई है। लेकिन अगले ही पल माँ ने मेरी हथेली आदित्य की माँ के हाथ में रखते हुए कहा, आज मैं अपनी बेटी नहीं, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप रही हूँ, क्योंकि शायद उसके बाद मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। ये सुनते ही मेरे कान सुन पड़ गए। माँ, आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे सीने से लगा लिया। उनकी धड़कनें बहुत तेज़ थीं और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों से उनकी मुस्कान के पीछे शायद कोई ऐसा दर्द छिपा था जिसे उन्होंने हम सबसे छिपा कर रखा था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। मंडप में मौजूद हर व्यक्ति की नज़र अब सिर्फ मेरी माँ पर थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक पहुंच ही नहीं पाई। कुछ नहीं बेटा, बस एक माँ का डर है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, ये सिर्फ डर नहीं है। आपने अभी कहा कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसका मतलब क्या है? पापा बेचैन होकर बोले, काव्या, अभी ये बातें
करने का समय नहीं है। लेकिन इस बार आदित्य आगे आया। उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, अंकल, अगर कोई बात है तो उसे छिपाने से शायद और मुश्किल बढ़ेगी। हम सब एक परिवार बनने जा रहे हैं। सच जानने का हक काव्या को भी है। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि आदित्य सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, समझदार भी है। माँ ने गहरी सांस ली, फिर अपने पर्स से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। वह लिफाफा उन्होंने आदित्य की माँ के हाथ में रखते हुए कहा, अगर मैं 6 महीने बाद भी ठीक रही तो इसे फाड़ दीजिएगा, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो ये पत्र सबसे पहले काव्या को पढ़ाइएगा। इस पत्र में कुछ ऐसे जवाब हैं जिन्हें आज बताने का सही समय नहीं है। अगर मैं खुद सब बता सकी तो ये पत्र कभी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हाथ कांपने लगे। माँ, आखिर हो क्या रहा है? इस बार पापा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, काव्या, तुम्हारी माँ पिछले 8 महीनों से इलाज करा रही हैं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में तेज आवाज़ भर दी हो। इलाज? किस चीज़ का इलाज? कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने मेरा चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। डॉक्टर कटोरे ने मेरे दिल की एक गंभीर बीमारी बताई है। ऑपरेशन होना है, लेकिन उसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मेरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई। नहीं, ये झूठ है। काश झूठ होता। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे क्यों छिपाया? माँ ने मेरे आंसू पोंछे। क्योंकि अगर तुम्हें पहले सच पता चल जाता तो तुम अपनी शादी कभी होने नहीं देती। मैंने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं शादी नहीं करती, पहले आपका इलाज करवाती। माँ मुस्कुरा दी। यही तो मैं नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हारी ज़िंदगी रोक दे। इतने में आदित्य की माँ आगे बढ़ी। उन्होंने माँ का हाथ पकड़ लिया। समधन जी, आज से काव्या सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बेटी है। ऑपरेशन होगा और हम सब आपके साथ रहेंगे। माँ की आंखों से फिर आंसू बहने निकले। उसी समय आदित्य ने मेरी तरफ देखकर कहा, काव्या, अगर तुम चाहो तो विदाई आज नहीं होगी। हम शादीशुदा हैं, लेकिन तुम जितने दिन चाहो अपनी माँ के साथ रह सकती हो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इतनी बड़ी बात बिना किसी झिझक के उसने कैसे कह दी? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन तभी माँ के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरा। उनका चेहरा पीला पड़ गया और अगले ही पल वह मेरी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरा घर घबरा गया। माँ जैसे ही मेरी बाहों में बेहोश होकर गिरी, पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। जल्दी एम्बुलेंस बुलाइए। किसी ने पानी लाया। कोई डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। मैं बार बार माँ का चेहरा थपथपा रही थी। माँ, आंखें खोलिए, प्लीज़ माँ। मेरी आवाज़ रोते रोते काँप रही थी। आदित्य ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, जबकि उसके पिता ने रिश्तेदारों से शांत रहने की अपील की। 20 मिनट बाद हम अस्पताल पहुंच चुके थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं, पापा और आदित्य तीनों चुप बैठे थे। मेरी शादी का लाल जोड़ा अब आंसुओं से भीग चुका था। हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी थी, लेकिन उस समय मुझे उसकी रंगत नहीं,
सिर्फ माँ की सांसों की चिंता थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। अभी खतरा टल गया है, लेकिन मरीज को जल्द से जल्द बड़ा ऑपरेशन कराना होगा। ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर की अगली बात ने हमें फिर चिंता में डाल दिया। इलाज महंगा है और ज़्यादा समय भी नहीं है। डॉक्टर चले गए। पापा वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैंने पहली बार अपने मजबूत पिता को इस तरह टूटते देखा। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने बहुत कोशिश की बेटा, जो बचत थी इलाज में लग गई, कुछ ज़मीन भी बेच दी, लेकिन अभी भी पैसे कम पड़ रहे हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। तभी आदित्य ने अपने पिता की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली और जैसे बिना कुछ कहे ही कोई फैसला हो गया। आदित्य के पिता आगे बढ़े। उन्होंने पापा के कंधे पर हाथ रखा। समधी जी, अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है। पापा ने उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि आदित्य ने कहा, माँ का इलाज हम सब मिलकर कराएंगे। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अभी अभी हमारी शादी हुई है। मैं अपने मायके की जिम्मेदारी आपके परिवार पर नहीं डाल सकती। आदित्य मुस्कुराया, आज से ये सिर्फ तुम्हारा मायका नहीं, मेरा भी परिवार है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद भगवान ने मेरे लिए सही इंसान चुना है। इसी बीच नर्स बाहर आई। मरीज को होश आ गया। एक एक करके मिल सकते हैं। मैं सबसे पहले अंदर गई। माँ ने मुझे देखते ही मुस्कुराने की कोशिश की। रो क्यों रही है? मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब कुछ मत छिपाइएगा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, एक बात और है जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मैं चौंक गई। क्या बात? माँ ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे ये पक्का करना चाहती हूँ कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, काव्या, जिस परिवार में आज तुम्हारी शादी हुई है, उस परिवार से हमारा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। मैं आगे कुछ सुन पाती उससे पहले बाहर अचानक तेज हलचल होने लगी। उसी समय नर्स जल्दी से कमरे में आई और बोली, मरीज को अभी आराम की ज़रूरत है। माँ ने धीरे से कहा, बाकी बात सही समय पर बताऊंगी। मॉनिटर की बीप तेज हो गई। डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए अंदर आए। हमें तुरंत बाहर भेज दिया गया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी बस एक ही बात सोच रही थी, आखिर माँ कौन सा रिश्ता छिपा रही थी जो मेरी शादी से जुड़ा हुआ था। रात के 3 बज चुके थे। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर दीवार से लगी खड़ी थी। मेरे हाथों की मेहंदी अब फीकी लगने लगी थी। अभी कुछ घंटे पहले मैं दुल्हन बनी थी और अब उसी जोड़े में अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी अपनी माँ के लिए दुआ कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अब मरीज खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए। हम सब ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक माँ को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मैं उनके पास बैठी थी कि उन्होंने धीरे से मेरा हाथ दबाया।
काव्या, आदित्य को अंदर बुलाओ। आदित्य कमरे में आया तो माँ ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ। आदित्य ने बिना एक पल सोचे कहा, आप जो कहेंगी मैं करूँगा। माँ बोली, अगर कभी मेरी बेटी को मेरी कमी महसूस हो तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसे बहू नहीं, बेटी बनाकर रखना। आदित्य की आंखें भी नम हो गईं। उसने झुककर माँ के हाथ छुए और कहा, आज से आप सिर्फ काव्य की माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। माँ हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कोई अधूरा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उन्होंने तकिए के नीचे से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दो छोटे बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। मैंने तस्वीर देखते ही पूछा, ये कौन है? माँ कुछ बोलती उससे पहले पापा ने जल्दी से तस्वीर उनके हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली। पुरानी तस्वीर है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे पापा का यह व्यवहार अजीब लगा। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। 2 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विदाई की रस्म अब अस्पताल से ही हुई। मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची। पूरे घर ने मेरा बहुत प्यार से स्वागत किया। मेरी सास ने गृह प्रवेश के बाद मुझे गले लगाकर कहा, आज से ये घर तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हारा मन हर रोज़ अपनी माँ के पास जाने का करे तो कभी मत सोचना कि तुम्हें इजाज़त लेनी पड़ेगी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मुझे लगा शायद सचमुच भगवान ने मुझे दूसरा परिवार भी उतना ही अच्छा दिया है। लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में सामान रख रही थी, मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। मैं उसे साफ करने लगी। जैसे ही धूल हटाई, मेरे हाथ कांप गए। जो मैंने कुछ घंटे पहले माँ के हाथ में देखी थी, वही 2 बच्चे, वही मुस्कान, वही तस्वीर। मैं हैरानी से उसे देख रही थी कि पीछे से आदित्य की आवाज़ आई, तुम ये तस्वीर कहाँ से देख रही हो? मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और पूछा, आदित्य, ये बच्चे कौन हैं? उसके चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। आदित्य कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने फिर पूछा, आदित्य, आखिर ये बच्चे कौन हैं? उसने धीरे से तस्वीर मेरे हाथ से ले ली और बिस्तर पर बैठ गया। काव्या, ये तस्वीर हमारे घर में बचपन से लगी हुई है, लेकिन मुझे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? उसने गहरी सांस ली। माँ हमेशा कहती थी कि इस तस्वीर को हमारे परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन सही समय आने पर ही सब बताएंगी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन यही तस्वीर मेरी माँ के पास भी थी। आखिर दोनों परिवारों के पास एक जैसी तस्वीर कैसे हो सकती है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य की माँ कमरे में आई। उन्होंने हमारे हाथ में तस्वीर देखी तो कुछ पल के लिए ठिठक गई। उनके चेहरे का रंग भी बदल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे तस्वीर उठाई और अलमारी में रखने लगी।
मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, प्लीज़ अब सच मत छिपाइए। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैं चाहती थी कि तुम्हें ये बात कभी ना पता चले। कौन सी बात? उन्होंने जवाब देने के लिए होठ खोले ही थे कि तभी उनका फ़ोन बज उठा। कॉल अस्पताल से था। उन्होंने घबराकर फ़ोन उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ जी, क्या, कैसे इतना ही बोल पाई। फ़ोन रखते ही उनके हाथ कांपने लगे। आदित्य तुरंत उनके पास पहुंचा। क्या हुआ माँ? उन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा। काव्या की माँ अस्पताल से गायब हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने खुद अपनी ड्रिप निकलवाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तय मकसद से अस्पताल से निकली हों। हमने अस्पताल की पूरी बिल्डिंग, सीसीटीवी और हर वार्ड देख लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ देर पहले वह अपने कमरे में थी, लेकिन अब वहाँ नहीं है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ चली गई। मैं बिना एक पल रुके कमरे से बाहर भागी। आदित्य भी मेरे पीछे दौड़ा। पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, इतनी कमज़ोर हालत में माँ अस्पताल से जा कैसे सकती हैं। जब हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मचारी हर जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। तभी एक नर्स दौड़ती हुई हमारे पास आई। मैडम, आपके लिए कुछ छोड़ा है। उसने मुझे एक छोटा लिफाफा दिया। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी, जिस पर माँ की लिखावट में एक ही लाइन लिखी थी। अगर मुझे सचमुच ढूंढना चाहती हो तो अपनी शादी की पहली तस्वीर ध्यान से देखना। उसी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब छिपा है। मैंने कांपते हाथों से वह पर्ची फिर से पढ़ी। एक ही लाइन बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। अपनी शादी की पहली तस्वीर ध्यान से देखना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ अस्पताल से कहाँ चली गई और वह शादी की तस्वीर में ऐसा क्या छोड़ गई थी। आदित्य ने तुरंत शादी के फोटोग्राफर को फ़ोन किया। सौभाग्य से उसने अभी तक सारी तस्वीरें लैपटॉप में सेव की हुई थी। वह आधे घंटे में अस्पताल पहुंच गया। हम सब अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ गए। फोटोग्राफर एक एक करके तस्वीरें दिखाने लगा। हल्दी, जयमाला, फेरे, सिंदूर और फिर पहली तस्वीर, जिसमें मैं और आदित्य मंडप में साथ बैठे थे। पहली नज़र में सब सामान्य लग रहा था। मैं निराश होकर स्क्रीन से नज़र हटाने ही वाली थी कि आदित्य अचानक बोला, रुको, जूम करो। फोटोग्राफर ने तस्वीर को बड़ा किया। मंडप के पीछे शीशे की दीवार थी। उसी शीशे में कुछ लोगों सा धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी मेरी नज़र एक महिला पर जाकर रुक गई। वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और उसकी नज़र सीधे मेरी माँ पर थी। मैंने घबराकर कहा, ये कौन है? मैंने इसे शादी में कभी नहीं देखा। आदित्य की माँ स्क्रीन के पास आई। जैसे ही उनकी नज़र उस चेहरे पर पड़ी, उनके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, न न नहीं, ये यहाँ कैसे हो सकती है। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। आप इसे जानती हैं? उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
हाँ, क्योंकि ये मेरी बड़ी बहन है। मैं चौंक गई। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी कोई बहन नहीं है। उन्होंने सिर झुका लिया। पूरे 25 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद हमारे दोनों परिवार हमेशा के लिए अलग हो गए। उसी दिन हमने सबको कह दिया था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन इसका मेरी माँ से क्या संबंध है? उन्होंने जवाब देने के बजाय तस्वीर की तरफ इशारा किया। तुम्हारी माँ उस दिन उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। शायद इसीलिए शादी के बाद वह तुम्हें सच बताना चाहती थी। तभी फोटोग्राफर बोला, मैडम, एक मिनट, मेरे कैमरे में सिर्फ फ़ोटो नहीं, उसी समय की कुछ वीडियो क्लिप भी हैं। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में माँ की किसी को देखकर अचानक घबराती हुई नजर आई। फिर वह चुपके से मंडप से उठी और उसी सफ़ेद साड़ी वाली महिला के पीछे चली गई। वीडियो यहीं ख़त्म हो गया। पूरा कमरा खामोश हो गया। अब इतना तो साफ था कि शादी वाले दिन माँ उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला को पहचान गई थी। शायद अस्पताल से जाने का फैसला भी उसी मुलाकात के बाद लिया गया था। लेकिन वह कहाँ गई थी और क्यों, ये रहस्य अभी भी बाकी था। वीडियो ख़त्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं बार बार स्क्रीन पर उस सफ़ेद साड़ी वाली महिला का चेहरा देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ उसे पहचानती थी और उससे मिलने जाना उनके लिए किसी मजबूरी से कम नहीं था। मैंने आदित्य की माँ से कहा, माँ जी, अब प्लीज़ कुछ मत छिपाइएगा। अगर 25 साल पहले कुछ हुआ था तो आज सच जानना ज़रूरी है। उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। आज से 25 साल पहले तुम्हारी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त से भी बढ़कर हम बहनों की तरह रहते थे। हमारे परिवारों ने तभी तय कर लिया था कि आगे चलकर हमारे बच्चों का रिश्ता करेंगे, ताकि ये रिश्ता हमेशा बना रहे। मैं और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन शादी से कुछ महीने पहले एक गलतफहमी ने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। किसी ने दोनों घरों के बीच ऐसा झूठ बोला कि हम एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। उस दिन के बाद रिश्ता भी टूट गया और भरोसा भी। मैंने हैरानी से पूछा, अगर ऐसा था तो मेरी और आदित्य की शादी कैसे हुई? उनकी आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम उनकी बेटी हो, और मैंने भी आदित्य को कभी नहीं बताया कि तुम उसी परिवार से हो। रिश्ता एक रिश्तेदार के ज़रिए आया था। शुरुआती बातचीत सिर्फ तस्वीरों और फ़ोन पर हुई। शादी से पहले मिलने की तारीख कई बार टलती रही। इसलिए हम दोनों परिवार शादी वाले दिन पहली बार आमने सामने मिले। शादी वाले दिन जब तुम्हारी माँ को देखा, सालों बाद चेहरा बदल ज़रूर था, लेकिन कुछ चेहरे कभी भूले नहीं जाते। जैसे ही मैंने सविता को देखा, मैं उन्हें पहचान गई। तब हमें सच का पता चला। मेरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। तो आप लोगों ने शादी रोकी क्यों नहीं? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्योंकि हमने सोचा जो रिश्ता हमारी पीढ़ी नहीं बचा सकी, शायद तुम दोनों बचा लो। लेकिन तुम्हारी माँ
उसी दिन से बहुत परेशान थी। उन्हें लगता था कि अगर 25 साल पुराना सच सामने नहीं आया तो तुम्हारी शादी भी टूट जाएगी। तभी अस्पताल के बाहर से एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया। मैडम, रिसेप्शन पर किसी ने आपके नाम एक बैग छोड़ा है। मैंने तुरंत नीचे पहुंची। बैग खोलते ही मेरी आंखें फैल गईं। उसके अंदर माँ की चूड़ियाँ, उनका मंगलसूत्र और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो समझ लो कि मैं उस इंसान से मिलने जा चुकी हूँ जिसने हमारी 2 पीढ़ियों की खुशियाँ छीन ली थी। मैंने जल्दी से अगला पन्ना पलटा, लेकिन सारे पन्ने खाली थे। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था और उसके नीचे माँ के हाथों से लिखे शब्द। यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी और यहीं ख़त्म होगी। मैंने बिना एक पल गवाए वह डायरी उठाई और आदित्य की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में वही बेचैनी पढ़ ली थी। चलो, उसने सिर्फ इतना कहा। पापा भी हमारे साथ चलने की जिद करने लगे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में ही रुकने की सलाह दी। मैं, आदित्य और उसके माता पिता उस पते पे पहुंच गए। घर पहुंचने से पहले हमने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन माँ के खतरे में होने का कोई सबूत न होने के कारण उन्होंने एक टीम पीछे भेजने की बात कही। वह शहर के बाहरी इलाके में बना एक पुराना मकान था। मकान कई सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताले के नीचे ताज़ा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया। ताला पहले ही टूटा हुआ था। हम सावधानी से अंदर गए। पुलिस ने सुरक्षा के लिए पूरे घर को घेर लिया, जबकि एक अधिकारी परिवार के साथ अंदर गया और बाकी जवान बाहर तैनात रहे। पूरा घर धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी मेरी नज़र एक बड़ी फ्रेम की हुई फोटो पर पड़ी। उसमें 2 परिवार साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं उस तस्वीर के बिल्कुल सामने जाकर रुक गई। एक तरफ मेरे माँ पापा थे, दूसरी तरफ आदित्य के माता पिता और बीच में 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। मैं हैरान रह गई। मैंने धीरे से पूछा, ये दोनों बच्चे? आदित्य की माँ की आवाज़ भर्रा गई। तुम और आदित्य। मेरे हाथ से डायरी लगभग छूट गई। मतलब हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उस झगड़े के बाद दोनों परिवार अलग हो गए। तुम्हें कुछ याद नहीं होगा क्योंकि तुम दोनों बहुत छोटे थे। मेरी आंखों के सामने जैसे सब धुंधला होने लगा। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हम सब घबराकर सीढ़ियाँ चढ़े। ऊपर का आखिरी कमरा आधा खुला था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर माँ खड़ी थी। उनके सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला बैठी रो रही थी। माँ ने मुझे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। काव्या, तुम आ ही गई। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। माँ, आप बिना बताए यहाँ क्यों आईं? हम सब कितने परेशान थे। माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, क्योंकि
कुछ रिश्तों का दर्द सिर्फ सामने बैठकर ही ख़त्म किया जा सकता है। तभी सफ़ेद साड़ी वाली महिला उठी। वह मेरे सामने आई और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, 25 साल पहले गलती हमारी नहीं थी, हमें लड़वाया गया था। मैंने हैरानी से पूछा, किसने? उन्होंने धीरे धीरे कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी खोली, अंदर से एक फाइल निकाली और माँ के हाथ में दे दी। माँ ने वह फाइल मुझे पकड़ा दी। इसमें उस इंसान का नाम है जिसने दोनों परिवारों के बीच नफरत बोई थी। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर जो नाम लिखा था उसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह नाम हमारे अपने परिवार के ही एक ऐसे सदस्य का था जिस पर आज तक किसी ने कभी शक भी नहीं किया था। मैंने कांपते हाथों से फाइल दोबारा देखी। उसमें लिखा नाम पढ़कर मेरी सांसें जैसे थम गईं। महेश चाचा। मेरी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? महेश चाचा तो हमेशा कहते थे कि उन्होंने दोनों परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की थी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। यही सबसे बड़ा झूठ था बेटा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सफ़ेद साड़ी वाली महिला ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। 25 साल पहले तुम्हारे नाना जी और आदित्य के दादाजी ने मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। दोनों परिवार एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन महेश को ये सब कभी पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अगर दोनों परिवार साथ रहे तो उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। मैं अवाक होकर सुन रही थी। उसने नकली चिट्ठियाँ लिखी, झूठे सबूत बनाए और दोनों परिवारों के बीच ऐसी गलतफहमियाँ पैदा कर दी कि सालों पुरानी दोस्ती एक ही दिन में दुश्मनी में बदल गई। आदित्य के पिता ने भारी आवाज़ में कहा, हमने बिना सच जाने रिश्ता तोड़ दिया और सबसे बड़ी सज़ा हमारे बच्चों ने भुगती। माँ ने मेरी तरफ देखा। जब तुम्हारा रिश्ता आदित्य से आया तब मुझे सिर्फ उसका नाम बताया गया था। शादी वाले दिन जैसे ही मैंने उसकी माँ को देखा मैं सब समझ गई। मैं शादी रोकना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ सच बताना चाहती थी ताकि तुम्हारी ज़िंदगी हमारी तरह झूठ के बोझ तले ना दब जाए। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। हम सब ने पलटकर देखा। दरवाजे पर महेश चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने सच जानने में। पापा गुस्से से आगे बढ़े। तुमने हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? महेश चाचा हंस पड़े। क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, जायदाद, कारोबार भी और तुम लोगों की बर्बादी भी। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन अब सबको सच पता चल चुका है। उन्होंने जेब से कुछ कागज़ निकाले और हवा में लहराते हुए बोले, सच जान लेने से कुछ नहीं होता। दोनों परिवारों की सारी संपत्ति के कागज़ अब मेरे नाम हो चुके हैं। कल सुबह तक तुम सब इस घर और कारोबार से भी हाथ धो बैठोगे। इतना कहकर वे जाने लगे। तभी आदित्य ने उनकी बाह पकड़ ली। इतनी आसानी से नहीं, महेश चाचा मुस्कुराए। अगर इतना भरोसा है तो कल कोर्ट में मिलते हैं। वहीं पता चल जाएगा कि सच जीतता है
या सबूत। इतना कहकर वे चले गए। कमरे में फिर खामोशी छा गई। मैं टूट चुकी थी, लेकिन तभी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डर मत, उसने झूठे कागज बनाए हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिसके बारे में उसे आज तक पता ही नहीं है। माँ की बात सुनकर हम सब उनकी तरफ देखने लगे। मैंने घबराकर पूछा, कौन सा सबूत? माँ मुस्कुराई और बोली, जिस दिन महेश ने दोनों परिवारों के बीच झूठ फैलाया था, उसी दिन तुम्हारी नाना जी ने उसकी हर बात रिकॉर्ड कर ली थी। उन्हें शक हो गया था कि घर का कोई अपना ही सब कुछ बर्बाद कर रहा है। उन्होंने वह रिकॉर्डिंग और असली दस्तावेज बैंक के लॉकर में रख दिए थे। मुझे उसकी चाबी हमेशा अपने पास रखने को कहा था। उन्होंने अपने पर्स से एक छोटी सी चाबी निकाली, इसलिए मैं अस्पताल से यहाँ आई थी। मुझे ये फाइल वापस लेनी थी। इसके बाद मैं सीधे बैंक गई और लॉकर से असली दस्तावेज व रिकॉर्ड निकाल लाई। लॉकर की चाबी तो हमेशा से मेरे पास सुरक्षित थी, ताकि सच हमेशा के लिए सामने आ सके। अगली सुबह पूरा परिवार कोर्ट पहुंचा। महेश चाचा पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज फैसला उनके पक्ष में होगा। उनके वकील ने नकली कागज कोर्ट में पेश किए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हम सचमुच सब कुछ हार जाएंगे। तभी माँ खड़ी हुई। उन्होंने बैंक लॉकर से निकाले गए असली दस्तावेज और वह पुरानी रिकॉर्डिंग कोर्ट में जमा कर दी। रिकॉर्डिंग चलने लगी। कमरे में महेश चाचा की आवाज़ साफ गूंज रही थी। दोनों परिवार कभी सच नहीं जान पाएंगे, बस एक झूठ ही काफ़ी है इन्हें हमेशा के लिए अलग करने के लिए। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। महेश चाचा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जज ने सारे दस्तावेज देखने के बाद फैसला सुनाया। महेश चाचा के सभी नकली कागज रद्द कर दिए गए। दोनों परिवार की संपत्ति उन्हें वापस सौंप दी गई और महेश चाचा को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में सजा सुनाई गई। कोर्ट से बाहर निकलते ही आदित्य की माँ ने मेरी माँ का हाथ पकड़ लिया। एक झूठ ने हमें 25 साल दूर रखा, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। मैंने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर सुकून देखा। कुछ दिनों बाद हमारे घर में फिर से खुशियों का माहौल था। इस बार किसी शादी की तैयारी नहीं थी, बल्कि दो परिवारों के दोबारा एक होने की खुशी थी। माँ का ऑपरेशन भी सफल रहा। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। एक शाम हम सब उसी पुराने घर के आंगन में बैठे थे जहाँ कभी रिश्ते टूटे थे। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, काव्या, शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती। अगर विश्वास बना रहे तो ये दो टूटे हुए परिवारों को भी फिर से जोड़ सकती है। मैंने मुस्कुराकर आदित्य का हाथ थाम लिया। उसने धीरे से कहा, शायद हमारी शादी भगवान ने इसलिए कराई थी ताकि 25 साल पुरानी अधूरी कहानी का सुखद अंत हो सके। मैंने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार ऐसा लगा कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन
उन्हें निभाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलतफहमियां रिश्ते तोड़ सकती हैं, लेकिन सच, विश्वास और समय उन्हें फिर से जोड़ भी सकते हैं। कभी भी किसी अपने के बारे में बिना सच जाने फैसला मत कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।